क्लास 7। आज हम आपका जो टॉपिक लास्ट टाइम हुआ था उसको कुछ अंश उसका दोबारा देखते हैं। ये है जनजातीय लोग कौन थे, इसको दोबारा पढ़ते हैं। जनजातीय लोग भारत के हर क्षेत्र में पाए जाते थे। किसी भी एक जनजाति का इलाका और उसका प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। तो याद रखना आपको, पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी में बहुत अधिक प्रभावशाली थी। बाद में यहाँ गख्खर लोग आ गए थे। उनका मुखिया कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन किए जाने से पहले लंगहा और अरघुन लोगों का प्रभुत्व बहुत बड़े क्षेत्र पर था। अर्थात क्या बताया गया है, मुल्तान और सिंध, ये देखिए, मुल्तान और सिंध में मुगलों का शासन आने से पहले वहाँ पर लंगहा और अरघुन लोगों का अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर अधिकार था। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल जनजाति थी, बलोच। ये लोग अलग अलग मुखियों वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। पश्चिमी हिमालय में गडरियों की जनजाति थी। उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग पर नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों का प्रभुत्व था। यहाँ पर एक वर्ड आया है कुल। कुल क्या होता है यहाँ पर बता रखा है। परिवारों या घरों के एक ऐसे समूह को कुल कहते हैं जो एक ही पूर्वज की संतान होते हैं। अर्थात एक ही पूर्वज की संतान होते हैं। जनजातीय संगठन प्राय नातेदारी या कुल संबंधी निष्ठा पर ही आधारित होते हैं। अर्थात पूरा एक परिवार जिसका पूर्वज एक ही है। इसी तरह बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें हरा दिया। उन्हें लूट कर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया, लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बनाए गए थे, अर्थात गुलाम नहीं बनाए गए थे। औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा कर लिया था और इस जनजाति को अपना अधीन बना लिया, अपने अंडर में काम करने के लिए मजबूर कर दिया। इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संताल थे। ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों कोली, बेराद और कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। अर्थात कर्नाटक और महाराष्ट्र की जो पहाड़ियाँ थी, यहाँ पर कोली समुदाय रहता था, बेराद और दूसरी जनजातियाँ। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। कुछ और दक्षिण में कोरागा, वेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से एक जगह बसे हुए खेतीहर और यहाँ तक कि जमींदार भी बन चुके थे। भीलों के कई कुल शिकारी संग्राहक थे, जो आजकल छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में भी गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। ये आजकल जो अभी बताया है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड जो जनजाति है ये फैली हुई है। ये देखिए, यहाँ पर ये जो भील लोग हैं रात में हिरण का शिकार कर रहे हैं। इसी तरह अब हम आगे आते हैं भी, घुमंतू लोग और खानाबदोश लोग कैसे रहते थे। घुमंतू और खानाबदोश लोग कैसे रहते थे। खानाबदोश लोग क्या होते हैं, पहला तो ये देखो आप, खानाबदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध और
अन्य पशु उत्पादों पर निर्भर था। यानी उनका जो गुजारा होता था दूध से और पशुओं से मिलने वाले दूसरे जो उत्पाद थे उनसे डिपेंड, उन पर निर्भर था पूरी तरह। वे जो खेती करते थे उनसे वे अनाज, कपड़े और बर्तन लेते थे, अर्थात एक्सचेंज करते थे। ये देखिए, घुमंतू व्यापारियों की श्रृंखलाएं भारत को बाहरी दुनिया से जोड़ती थी। मेवा इकट्ठा करके उसे ऊँटों पर लाया जा रहा है। मध्य एशिया के व्यापारी ऐसी वस्तुएं भारत में लाते थे और बंजारे और अन्य व्यापारी उन्हें स्थानीय बाजारों तक पहुंचाते थे। चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। अभी मेवा ऊँटों पर लाया जा रहा है और मध्य एशिया के व्यापारी लाते थे ये, और फिर आगे जो बंजारे हैं दूसरे व्यापारी इन्हें मार्केट में पहुंचा देते थे। तो हम यहाँ पर थे भी। जो खानाबदोश लोग थे वे खेतीहर गृहस्थों से, जो खेती करते थे, उनसे अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी ही दूसरी चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे। अर्थात ये लोग ऊन और घी के बदले में दूसरी चीज़ें प्राप्त करते थे जो इनके लिए आवश्यक थी। कुछ खानाबदोश अपने जानवरों पर सामानों की ढुलाई का काम भी करते थे। एक जगह से दूसरी जगह पर जाते और आते रहते थे और सामानों की खरीद फरोख्त करते थे, अर्थात खरीदते भी थे और बेचते भी थे। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। यानी बंजारा लोग सबसे इम्पोर्टेंट व्यापारी भी थे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने वाले खानाबदोश भी थे। उनका कारवां टाडा कहलाता था। टांडा, उनका जो कारवां का मतलब है उनका समूह, उनका ग्रुप क्या कहलाता था? टांडा। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, जो कि चैप्टर नंबर 3 में है, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का ही इस्तेमाल करके नगर के बाजारों और अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। अर्थात ये बंजारा समुदाय ही थे जो बाजारों में अनाज की ढुलाई के लिए काम करते थे। बादशाह जहांगीर ने अपनी संस्मरणों में लिखा है, यानी अपनी यादों में लिखा है कि बंजारा विभिन्न इलाकों में अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहर में बेचते थे। सैन्य अर्थात सैनिक अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम करते थे, अर्थात अनाजों को ढोने का काम करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज ढोते होंगे। ये आप देख सकते हैं अभी खानाबदोश और भ्रमणशील समूह क्या होता है। खानाबदोश घुमंतू लोग होते हैं, उनमें से कई पशु चराते हैं, कई रेवड़ और पशुओं के झुंड के साथ एक तरह से दूसरे तरह घूमते रहते हैं। इसी तरह दस्तकार, फेरी वाले और नर्तक, गायक और दूसरे तमाशा करने वाले भ्रमणशील समूह अपना काम धंधा करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते रहते हैं। खानाबदोश और भ्रमणशील समूह दोनों अक्सर उस जगह लौट कर आते हैं जहां उन्होंने पिछले साल का दौरा किया था। अब कई जो पशु पालने वाली जनजातियां हैं, मवेशी और घोड़े जैसे जानवरों को भी पालने और संपन्न लोगों के साथ उन्हें बेचने का काम करती थी। कई पशु पालने वाले लोग ऊंट, घोड़े, दूसरे जानवर पालते थे और इनको अमीर लोगों के हाथ बेचने का काम भी करते थे। छोटे मोटे फेरी वालों को भी विभिन्न जातियां एक स्थान से दूसरे गांव में घूमती रहती थी। ये लोग रस्सी, सरकंडे की चीज़, फूस की चटाई, मोटे बोरे जैसे माल बनाते थे और बेचते थे। कभी कभी भिक्षुक लोग भी घुमंतू सौदागरों का काम करते थे। नर्तकों, गायकों और दूसरे तमाशा दिखाने वालों की भी जातियाँ थीं जो विभिन्न नगरों और गांव में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करती थी। तो इसी के साथ हमारा जो आज का टॉपिक है ये ख़त्म हुआ है। और ये जो चित्र दिखा रखा है कांसी की मगरमच्छ की कुटिया है, कुटिप्पा, कोंड जनजाति उड़ीसा ने बनाई है ये। ठीक है भी, ये कांसी का बना हुआ है और इसमें
इनको अच्छी तरह पढ़ना और भारत में कहाँ कहाँ ये आदिवासी जनजाति समूह हैं उनके बारे में अच्छी नॉलेज प्राप्त करना। ये जो हमारा यहाँ पर तो बंजारा समूह रह गया है पढ़ना, और ये जो मैप दिखा रखा है इसमें आप देख सकते हैं भारत में अलग अलग जनजातियाँ हैं वो कहाँ कहाँ निवास करती हैं। इस मैप को अच्छी तरह ध्यान से बनाना, रखना, समझना।